नमस्कार। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा संचालित ज्ञान दूत 2.0 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे अध्ययन का विषय है हिंदी निबंध के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का योगदान। आज हम हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय, उनके साहित्य की प्रमुख विशेषताएं और उनके निबंध के क्षेत्र के योगदान के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। वे हिंदी साहित्य जगत के एक प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। शुक्ल कहानीकार, निबंधकार, साहित्यकार, इतिहासकार, समालोचक आदि विभिन्न रूपों में प्रसिद्ध माने जाते हैं। एक बहुमुखी तथा बहुआयामी प्रतिभा के धनी माने जाते हैं आचार्य शुक्ल। हिंदी साहित्य जगत में उनका एक विशिष्ट स्थान माना जाता है। उन्होंने अपने निबंधों के द्वारा, अपनी आलोचनात्मक पुस्तकों के द्वारा, इतिहास ग्रंथों के द्वारा साहित्य जगत में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। तो इस प्रकार आज हम उनके जीवन परिचय तथा उनके निबंध के क्षेत्र में क्या अवदान रहा, इस विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था तथा इनकी माता का नाम विभाषी देवी था, जिनका बाल्य अवस्था में ही या ये जब बाल्यकाल या 9 वर्ष के थे तभी इनकी माता का देहांत हो गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर में ही हुई थी, क्योंकि इनके पिता कानूनगो थे तथा ये वहीं पर इनकी नियुक्ति थी, अतः इनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई। इसके पश्चात वे इलाहाबाद में कानून की पढ़ाई करने के लिए इलाहाबाद चले गए, परंतु अरुचि होने के कारण या इनका मन वहाँ नहीं लगने के कारण यह छोड़कर वापस आ गए तथा मिर्ज़ापुर में ही 1904 ईस्वी में एक विद्यालय में इन्होंने एक कला शिक्षक के रूप में नौकरी प्रारंभ करी। प्रारंभ में इन्होंने फारसी, उर्दू तथा अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की, किंतु धीरे धीरे इनकी रुचि हिंदी की ओर बढ़ने लगी। अंग्रेजी में ही इन्होंने प्रारंभ में लिखने की शुरुआत की थी, किंतु अंग्रेजी की अपेक्षा ये हिंदी साहित्य जगत को अपनी आवश्यकता का अनुभव करते हुए इन्होंने इसको विकसित करने के लिए या हिंदी को समुन्नत करने के लिए हिंदी में रचनाएं लिखना शुरू कर दिया या प्रारंभ कर दिया। तो 1904 के आसपास जब ये कला शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे, उसी के साथ ये हिंदी के अध्ययन अध्यापन का कार्य भी कर रहे थे। 1908 में काशी नागरिणी प्रचारिणी सभा की ओर से इन्हें एक कोश के निर्माण के लिए आमंत्रित किया गया। उस कोश में सहायक की भूमिका निभाने के लिए इनको वहाँ बुलाया तथा ये काशी जाकर बाबू श्याम सुंदर दास जी के साथ मिलकर वहाँ उन्होंने हिंदी शब्द सागर, जो एक प्रसिद्ध कोश था, उसके संपादन में उनका सहयोग करते हैं और इसी हिंदी शब्द सागर की एक विस्तृत भूमिका इन्होंने लिखी थी। कालांतर में वही भूमिका हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से प्रसिद्ध हुई तथा बाद में अलग से हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से प्रकाशित भी हुई थे। 1908 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए और वहीं हिंदी के प्रचार प्रसार में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबू श्याम सुंदर दास जी के सेवानिवृत्त होने के पश्चात ये वहीं हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में आजीवन हिंदी जगत में अपनी सेवाएं प्रदान करते रहे। 1941 ईस्वी संवत में हृदय गति रुक जाने से इनका देहांत हो गए या ये दिवंगत हो गए। इस प्रकार हिंदी साहित्य जगत के एक महान विभूति को, हिंदी साहित्य जगत ने एक महान विभूति को बहुत ही शीघ्र खो दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की साहित्य की बात करें या इनकी रचनाओं को हम देखते हैं तो रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य की हर विधा में अपना योगदान दिया है, चाहे वे कहानी
कहानीकार या आलोचक, समालोचक, संपादन, हिंदी कोश को तैयार करना, निबंधकार के रूप में, सभी रूपों में इन्होंने अपना पूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार हिंदी साहित्य में आचार्य शुक्ल का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। एक आलोचक, एक निबंधकार तथा साहित्यकार के रूप में भी वे निबंधकार के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिभा के आधार पर जो निबंध लिखे हैं वे आज भी शीर्ष स्थान पर उपस्थित माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में हिंदी साहित्य के निबंध के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या योगदान रहा, इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने से पूर्व हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि हिंदी निबंध आधुनिक काल की गद्य विधा के अंतर्गत एक प्रमुख विधा की श्रेणी में आती हैं। हम यह जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास, जो क्रमशः आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तथा आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है, उसमें भी हिंदी साहित्य के जो प्रारंभिक 3 काल थे उनमें गद्य का नितांत अभाव पाया जाता है। गद्य की शुरुआत आधुनिक काल की देन मानी जाती है। अतः 19वीं शती के आरंभ से ही या 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ही गद्य की जितनी विधाओं का आरंभ हुआ है उनमें निबंध का आरंभ भी इसी समय से माना जाता है, या निबंध का उद्भव या उदय भी इसी समय से होता है। तथा इस युग को निबंध की क्रमिक विकास यात्रा के रूप में जब हम देखते हैं तो हम इसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग तथा शुक्ल युग, उसके पश्चात आधुनिक युग या नवीन युग के रूप में उसकी यात्रा का अध्ययन करते हैं। हिंदी निबंध के क्षेत्र में आचार्य शुक्ल का क्या योगदान रहा, या उन्होंने निबंध विधा को किस प्रकार से समुन्नत किया या उन्नत बनाने में अपना योगदान दिया, उससे पूर्व निबंध का अर्थ या निबंध का स्वरूप तथा निबंध की परिभाषाएं क्या हैं, कि विद्वानों के अनुसार निबंध किसे कहते हैं, इस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अथवा व्यक्तिगत विशेषता हो, या निबंध एक ऐसी साहित्यिक विधा है जिसमें निबंधकार अपने व्यक्तित्व या निजीपन को केंद्र में रखकर विषय का प्रतिपादन करता है। इस आधार पर प्रमुख इतिहासकारों ने या निबंधकारों ने जो निबंध की परिभाषाएं दी हैं उनमें बेकन के अनुसार निबंध विचारों का वह संक्षिप्त विवेचन है जिसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अथवा व्यक्तिगत विशेषता हो। इसी क्रम में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार असंपूर्णता का विचार न करने वाला गद्य रचना का वह प्रकार जिसमें स्वानुभूति की प्रधानता हो, जिसमें लेखक का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित हो तथा जिसकी शैली मौलिक एवं साहित्य उच्च कोटि का हो, वह निबंध कहलाता है। इस आधार पर हिंदी निबंधों को 5 प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया जाता है, जिसमें प्रथम है विचारात्मक निबंध, दूसरा इसका प्रकार है भावात्मक निबंध, तीसरा प्रकार है वर्णनात्मक निबंध, चौथे रूप में विवरणात्मक निबंध तथा अंतिम इसको आत्मपरक निबंध के प्रकार के रूप में बताया गया है, जिसमें विचारात्मक निबंध में गंभीर विषयों पर चिंतन मनन करके निबंध लिखा जाता है। भावात्मक निबंध को बुद्धि पक्ष गौण तथा हृदय पक्ष की प्रधान बनाकर इस निबंध की रचना की जाती है। वर्णनात्मक निबंध में निबंधकार किसी घटना, तथ्य, दृश्य, वस्तु, स्थान आदि का क्रमबद्ध वर्णन करता है कि पाठक के समक्ष वह दृश्य या घटना साकार हो उठती है। विवरणात्मक निबंध में ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक घटनाओं का विवरण दिया जाता है तथा कल्पना का भी यथाचित समावेश किया जाता है। तथा अंतिम जो आत्मपरक निबंध है, उस निबंध में लेखक के व्यक्तित्व की पूर्ण छाप दिखाई देती है, क्योंकि आत्मपरक निबंधों में लेखक का व्यक्तित्व पूरी तरह से उभर कर हमारे सामने आता है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि निबंध किसी विषय पर विचार प्रकट करने की कला है, जिसमें नियमों, विचारों को
क्रमबद्ध रूप में पिरोया जाता है। इसमें ज्ञान, विचार और व्यक्तित्व का अद्भुत संगम होता है। उसके पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के निबंध क्षेत्र को समुन्नत करने के लिए जो निबंध लिखे हैं वे उनके निबंध चिंतामणि के 4 भागों में संग्रहित हैं, जो प्रारंभ में विचार विधि के नाम से भी प्रकाशित हुए थे। बाद में उनको चिंतामणि के नाम से प्रकाशित किया गया। चिंतामणि भाग 1 में शुक्ल जी के 17 निबंध संकलित हैं। ये निबंध भाव तथा मनोविज्ञान संबंधी, सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी तथा व्यवहारिक समीक्षा संबंधी विषयों पर आधारित हैं, जिसमें भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध आदि निबंध प्रमुख हैं। सैद्धांतिक निबंधों में कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध स्वरूप प्रमुख निबंध हैं। इसके अतिरिक्त इसी में व्यवहारिक समीक्षा संबंधी निबंध भी हैं, जिनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि आदि निबंध प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त चिंतामणि भाग 2 में उनके समीक्षात्मक निबंध संकलित माने जाते हैं, जो काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद निबंध के रूप में संकलित हैं। इसके अतिरिक्त उनका चिंतामणि भाग 3 तथा चिंतामणि भाग 4 भी संकलित माना जाता है। इस आधार पर उनके निबंधों की विशेषता देखें तो उनकी ख्याति एक इतिहासकार, एक आलोचक तथा एक निबंधकार के रूप में सर्वाधिक रही है। उनके तीनों रूपों में भी उनकी सर्वाधिक जो प्रसिद्धि मानी जाती है वह एक निबंधकार के रूप में मानी जाती है, जो एक गंभीर, विचारपरक तथा तार्किक निबंध लिखने वाले माने जाते हैं। वे गंभीर विधा तथा एक निबंध विधा को जो योगदान दिया है वह यह है कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक बड़े अभाव की पूर्ति के लिए इन्होंने निबंध लिखा। निबंधों के स्वरूप के बारे में वे कहते हैं, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। वो यह भी मानते हैं कि भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंध के माध्यम से ही संभव हो पाता है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी निबंध साहित्य के क्षेत्र में प्रतिमान के रूप में इन्होंने अंग्रेजी या पश्चिम साहित्य को रखा था या उसी आधार पर रचना की है। एक साहित्यिक विधा के रूप में निबंध में वे व्यक्तिगत विशेषता को निबंध की एक आवश्यक शर्त बताते हैं। निबंध के लिए व्यक्तिगत विशेषता को स्पष्ट करते हुए आचार्य शुक्ल जी ने कहा है कि निबंध लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचरता चलता है। यही उसकी अर्थ संबंधी व्यक्तिगत विशेषता भी मानी जाती है या उसकी व्यक्तिगत विशेषता होती है। इस आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार के निबंध लिखे जा सकते हैं। पहला भावात्मक, जिसमें भाव तत्व की प्रधानता होती है। दूसरा विचारात्मक, जिसमें विचार तत्व की प्रधानता होती है तथा भाव पक्ष गौण होता है। तथा तीसरा शैली की दृष्टि से वर्णनात्मक निबंध, जिसमें वर्णन की प्रधानता होती है। वर्णन में कहीं भाव का आधिक्य तथा कहीं पर विचारों का समावेश भी माना जाता है। इनमें भी सभी निबंधों में व्यक्तिगत विशेषता का लाना अत्यंत कठिन कार्य माना जाता है। अतः यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि शुक्ल जी ने हिंदी निबंध के क्षेत्र में यही दुष्कर कार्य करके दिखलाया है। उन्होंने गंभीर और तात्विक निबंध लिखे हैं तथा उनके निबंधों की प्रमुख विशेषता यह है कि उनमें व्यक्तिगत विशेषता का हमें कहीं भी अभाव दिखाई नहीं देता। उनके निबंध उनकी भाषा शैली तथा भाव विचार संगठन की दृष्टि से शुक्ल जी के निबंध हैं वो व्यक्तित्व के पूर्ण रूप से परिचायक माने जाते हैं। इस दृष्टि से लेखक एक ही बात को भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखने का
प्रयास करता है तभी वह अपने निबंध में व्यक्तिगत विशेषता उत्पन्न करने में सफल हो पाता है। शुक्ल जी का इस बात पर भी पूर्ण रूप से बल देते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि नाना अर्थ संबंधों का वैचित्र्य दिखलाने से निबंधकार के पास कहने के लिए कोई बात ही बाकी ना रहे। उनके अनुसार निबंध में कहने के लिए कोई ना कोई बात अवश्य होनी चाहिए। उनकी यह स्पष्ट मान्यता रही है कि एक अच्छा निबंधकार बुद्धि और भावात्मक हृदय को हमेशा साथ लेकर चलता है। जहाँ केवल बुद्धि का चमत्कार दिखाने का प्रयत्न किया जाता है, वहाँ निबंध उच्च कोटि का न होकर किसी भाव शून्य अथवा निर्जीव शरीर की भांति हमें प्रतीत होता है। उसी तरह केवल भावों की उछल कूद दिखाई जाए और उसे बुद्धिहीन बना दिया जाए तो वह भी निबंध व्यक्तिगत विशेषता वाला नहीं हो सकता। अतः यह कहना न होगा कि शुक्ल जी ने निबंध लिखकर जहाँ गद्य को कसौटी बनाया, वहीं हिंदी के ज्ञान क्षेत्र को भी इन्होंने अपनी लेखनी या निबंध कला के द्वारा समृद्ध किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हुए उन्होंने आधुनिक काल में जब गद्य साहित्य के उत्थान के बारे में वे लिखते हैं तो गद्य की कसौटी मानने वाले निबंध विधा को गंभीर रूप से विचार करते हुए वे इस बात के लिए खेद प्रकट करते हैं कि जीवन से सीधे सीधे संबंधित स्थायी विषयों पर निबंध लिखने की जो शुरुआत प्रारंभिक युग अथवा भारतेंदु युग में हो गई थी, उसका विकास आगे उतना नहीं हो पाया जिसका अभाव रहा, तथा वो यह भी कई जगह या कई स्थानों पर सूचित करते हैं कि इस तरह के निबंध उनके समय में भी कम लिखे गए। जिस समय आचार्य शुक्ल जी निबंध के क्षेत्र में अपने योगदान दे रहे थे, उनके समय में भी ऐसे निबंधों का नितांत अभाव था। अतः यह कहना न होगा कि इसी अभाव की पूर्ति करने के लिए उन्होंने स्वयं कलम उठाई तथा जीवन से संबंधित स्थायी विषयों पर, भावों तथा मनोविकारों पर उन्होंने अपने स्थायी महत्व के निबंध लिखे, जो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि उनका जीवन से सीधा संबंध होता है। यही उनके निबंधों की महत्वपूर्ण विशेषता है। चाहे आज समय कितना ही बदल गया हो, समय या परिस्थितियाँ कितनी ही क्यों ना बदल जाएं, किंतु उनके निबंध आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने उनके समय में थे, क्योंकि वे भावों तथा मनोविकारों पर आधारित है। ऐसे स्थायी विषयों पर लिखे गए निबंध उनके निबंध संग्रह चिंतामणि के प्रथम भाग में संकलित हैं, जो मनोविकारों से संबंधित या भावों से संबंधित माना जाता है। अतः यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये जीवन के स्थायी विषयों पर निबंध लिखे गए हैं, जिसका श्रेय उन्होंने ही किया था। स्थायी विषयों से संबंधित या तात्पर्य मनुष्य से संबंधित वे मानवीय या स्थायी भाव हैं जो मानवीय भावनाओं को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण हैं। ये ऐसे भाव हैं जो पृथ्वी पर रहने वाले मानव मात्र से संबंधित माने जाते हैं। इनका किसी एक देश से नहीं अपितु संपूर्ण मानवता से संबंधित माने जाते हैं। वे चूँकि रस सिद्धांत को मानने वाले एक आधुनिक आलोचक थे तथा उन्होंने रस सिद्धांत को नया, आधुनिक, विवेक एवं परिप्रेक्ष्य पूर्ण योगदान दिया है क्षेत्र में, इसलिए इसी परिप्रेक्ष्य में वो निबंध को देखने का प्रयत्न भी करते हैं। इसीलिए इनके निबंध उस अभाव की पूर्ति भी करते हैं जो इनका महत्वपूर्ण योगदान है। एक रसशास्त्री तथा जीवन शास्त्री के ज्ञान के लिए भी ये निबंध विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शुक्ल जी मानते हैं कि अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के अनुभूति का प्रारंभ होता है, क्योंकि मनुष्य के जो मनोभाव हैं या मनुष्य के जो मनोविकार हैं, वो सुखात्मक तथा दुखात्मक की अनुभूति के रूप में ही
प्राप्त होते हैं या उसी के रूप में अनुभूतियों के विषय के रूप में ही वे प्रकट होते हैं और इन्हीं अनुभूतियों को भाव कहा जाता है, जिन्हें शुक्ल जी ने मनोविकार के रूप में भी दृष्टिपात किया है या प्रकाश डाला है। ये भाव या मनोविकार ही हैं जो जीवन के संबंधों का निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे सामाजिक भूमिका निर्माण होता है। भाव ना हो तो मनुष्य समाज का निर्माण ही नहीं हो सकता। आचार्य शुक्ल जी यह भी कहते हैं कि जीवन में सुख दुख की सामान्य अनुभूति ही विषय भेद के अनुसार प्रेम, हास्य, उत्साह, आश्चर्य, क्रोध, भय, करुणा, घृणा इत्यादि अनेक मनोविकारों के रूप में जटिल रूप धारण कर लेती है। अतः यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये जीवन के स्थायी भाव हैं जिनका मनुष्य से सीधा सा प्रभाव है। ये हमेशा से रही हैं तथा हमेशा रहेंगे और सारा मनुष्य विधान इन्हीं से संचालित होता है। शुक्ल जी ने अपने निबंध साहित्य का क्षेत्र ऐसे ही स्थायी विषयों को बनाया है। अतः इस दृष्टि से उनकी बराबरी कोई अन्य निबंधकार नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस प्रकार के निबंध लिखने वाले वे प्रथम निबंधकार माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने जो निबंध लिखे हैं वे आज भी कई मायनों में दिशा निर्देशित करने वाले हैं। इनका संबंध जीवन के साथ साथ साहित्य से भी संबंधित माने जाते हैं, क्योंकि साहित्य भी मनोविकारों की प्रवृत्तियों से ही संचालित होता है। यही उसका जीवन विधान माना जाता है। भाव तथा मनोविकारों के अतिरिक्त इन्होंने चिंतामणि भाग 1 तथा 2 में जो निबंध संकलित हैं उनका उद्देश्य कविता की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना करना भी रहा है। इस आधार पर उनको आलोचनात्मक निबंधकार भी कहा जा सकता है, किंतु विशुद्ध निबंध की कसौटी पर जब हम उनको परखते हैं या कसौटी पर जब हम कसते हैं तो ये हमें आलोचना के रूप में ही ज़्यादा प्रतीत होते हैं। निबंध इनके रूपाकार अवश्य हैं, परंतु आत्मा उनकी आलोचना के रूप में ही दिखाई देती है। भावों तथा मनोविकारों के अतिरिक्त भी आचार्य शुक्ल जी ने समय समय पर अन्य जीवन विषयों पर भी निबंध लिखे हैं, जिनको चिंतामणि के भाग 3 में संकलित किया गया है। अतः मनोविकारों के अतिरिक्त उन्होंने उन व्यक्ति चरित्रों पर भी चरित्र व्यंजक निबंध लिखे हैं जिनसे वे स्वयं किसी न किसी रूप में अपने समय में उनसे प्रभावित थे। जैसे कि उन्होंने बाबू काशीनाथ खत्री पर जो निबंध लिखा है, इस निबंध में वे इस बात के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं कि वे कर्तव्य निष्ठा, सदाचार तथा लोक हित का मार्ग ढूंढने के लिए ही अपनी लेखनी चला रहे थे। उन्होंने एक निबंध फ्रेडरिक पिनकार्ट पर भी लिखा है, जो अंग्रेज होते हुए भी हिंदी के प्रति परम अनुराग रखते थे। हिंदी के प्रति इनका अनुराग देखकर ही आचार्य शुक्ल ने इनको अपने निबंध का विषय बनाया है। शुक्ल जी ने एक निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी विषय को लेकर भी लिखा है, जिसमें उन्होंने यह बतलाया है कि इन्होंने हिंदी निबंधों की भाषा और उसके साहित्य को नए नए भावों विचारों में जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, या भारतेंदु का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, वह साहित्य के माध्यम से स्वजाति प्रेम, स्वदेशाभिमान तथा समाज सुधार का महत्वपूर्ण कार्य रहा है, जिसकी शुक्ल जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। शुक्ल जी का एक निबंध क्षात्र धर्म का सौंदर्य जैसे विषय पर भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है, जिसमें उन्होंने व्यक्ति के कर्म क्षेत्र को महत्वपूर्ण मानते हुए उसके भीतर लोक रक्षा की प्रवृत्ति को विशेष रूप से रेखांकित किया है।
प्रेमखन की छाया स्मृति शीर्षक से भी उन्होंने एक निबंध लिखा है। इस विषय के बहाने उन्होंने आत्मकथात्मक निबंध भी लिखा है। इस प्रकार शुक्ल जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से निबंध के हर क्षेत्र को छुआ है। इस प्रकार आचार्य शुक्ल जी ने जो निबंध लिखे हैं या निबंध के क्षेत्र में जो सर्वोपरि उनका स्थान माना जाता है, उसी को देखते हुए हम यह कह सकते हैं या उनके निबंधों के आधार पर उनकी विशेषताएं, निबंधों की जो प्रमुख विशेषताएं बता सकते हैं, उस आधार पर डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भी उनके लिए कहा है, शुक्ल जी ने अपने निबंधों के द्वारा हिंदी काव्य शास्त्र को एक नया मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक आधार दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उनकी निबंधों के विषय में महत्व को बताते हुए कहते हैं कि शुक्ल जी के निबंध केवल हिंदी भाषा की ही अमूल्य निधि नहीं है, वरन वे समूचे भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान पाने के अधिकारी हैं। आचार्य शुक्ल ने कविता, कहानी, अनुवाद, निबंध, आलोचना कोश, इतिहास लेखन आदि अनेक क्षेत्रों में हिंदी साहित्य क्षेत्र को समुन्नत किया है या उस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्योंकि इस क्षेत्र में वे अद्वितीय माने जाते हैं। परंतु उनकी सर्वाधिक ख्याति निबंध लेखक और आलोचक के रूप में ही मानी जाती है। निबंध लेखक के रूप में आचार्य शुक्ल जी ने अपने मनोवैज्ञानिक और काव्य शास्त्रीय के निबंधों के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, जो भावों तथा मनोविकारों संबंधी निबंध लिखने वाले हिंदी के प्रमुख हस्ताक्षर या हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। क्योंकि शुक्ल जी के निबंधों का जो शुरुआत होती है, वहाँ से उन्होंने हिंदी निबंध युग को एक गहराई प्रदान की है। डॉक्टर विजय शंकर मल्ल के अनुसार शुक्ल के निबंधों में गहन विचार विधियों के बीच बीच में सरल भाव स्रोत मिलते हैं। लोभ और प्रीति, करुणा तथा श्रद्धा भक्ति जैसे निबंधों में जगह जगह उनकी तन्मयता देखने योग्य है। प्रतिपाद्य विषय को वास्तव में वे कभी भूलते नहीं। उनकी विचारधारा बराबर प्रतिपाद्य विषय से नियंत्रित होती है। इस प्रकार आचार्य निबंध के विशेषताएं जो प्रमुख हैं, उसमें उन्होंने भाषा को भी उतना ही महत्व दिया है, क्योंकि वे उन निबंधों में अपनी व्यक्तिगत विशेषता को बनाए रखते हुए भाषा की नूतन शक्ति के साथ विचारों की गुण गुंफित परंपरा वाला निबंध ही उच्च कोटि का हो सकता है। वे भाषा की गुंफित शक्ति की बात करते हैं। जो भाषा की नूतन शक्ति नहीं ला पाता, वह एक श्रेष्ठ निबंध नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें एक ओर जीवन का रंग तथा दूसरी ओर सामाजिक सजीवता होनी चाहिए। इस रूप में भावों तथा मनोविकारों के रूप में उनके जो निबंध लिखे गए हैं, उन सभी निबंधों में विचारों की गूढ़ गुंफित परंपरा के साथ जीवन का कोई ना कोई गहरा रंग हमें पढ़ने पर अवश्य दिखाई देता है। इस प्रकार अंत में हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो मनोभाव लिखे हैं, वो मनोभाव हिंदी साहित्य में एक मौन साधक और एक मार्गदर्शक दोनों के रूप में कार्य करते हैं। वे हिंदी भवन के कुशल शिल्पी माने जाते हैं। वे व्यक्तिकता को ही निबंध का एक आवश्यक गुण मानते हैं तथा कसावट और व्यवस्था उनके निबंधों के दूसरा गुण है या उनके निबंधों की दूसरी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इस प्रकार आचार्य हजारी शुक्ल जी के जितने सारे निबंध हैं या जिन्होंने निबंध लिखे हैं, वे हमारे जीवन की उन बुनियादी प्रवृत्तियों को उद्घाटित करते हैं जिनसे आज भी हमारे जीवन का संचालन हो रहा है। उनके निबंधों को आज हमें विस्तार से पढ़ने की और पढ़ाने की ज़रूरत है तथा उनको समझने की ज़रूरत है तथा गंभीरता से मनन करते हुए उनको जीवन में उतारने की आवश्यकता है।
इस प्रकार हिंदी साहित्य में आचार्य शुक्ल का योगदान न केवल विशिष्ट है अपितु उल्लेखनीय भी है। हिंदी निबंध के क्षेत्र में आचार्य शुक्ल एक व्यापक तथा विस्तृत दृष्टिकोण लेकर अवतरित हुए थे, जो अपने युग का पूर्ण युग का नेतृत्व करते हैं। धन्यवाद।